बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। खुश रहें, खुश रहने दें। खुश रहने देने से ज़्यादा खुशी मिलती है और यकीन माने जब आपके इर्द गिर्द का माहौल खुश होता है, लोग खुश होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है तो आप खुद ब खुद खुश रहते हैं। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। मौसम तब्दील हो रहा है और कल जो खुशगवार मौसम हो गया, बारिश के बाद क्या ज़बरदस्त हवाएं चली। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला हमें ये खुशगवार मौसम भी दिखा रहा है। सो नाज़रीन, हमने बढ़ना है आज के प्रोग्राम की तरफ। कुछ अपडेट्स भी आएंगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान होना है। गुड लक तो अब कहना, अब तो जो होना था वो हो ही गया, बस रिजल्ट आना बाकी है। ऐलान तो हो गया है। आपके साथ अभी कुछ ही देर में हम नताइज भी शेयर करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ चलते हैं। आज की टॉप स्टोरीज। सर्विसेज अस्पताल की अपग्रेडेशन का मास्टर प्लान। अस्पतालों की अपग्रेडेशन पर 4 अरब रुपए लागत आएगी। सरकारी स्कूलों में निज़ाम की तब्दीली का फैसला। इंतजाम की बेहतरी के लिए स्कूल एनजीओज को दिए जाएंगे। टैक्स चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। टैक्स की अदायगी ना करने वाले ताजिरों का रिकॉर्ड मुरतब। और मरियम नवाज का यूनियन काउंसिल के अहदेदारों और कारकुनों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। गुड लक उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके नंबर अच्छे आए हैं और जिनके नंबर कम आए हैं या जो लोग फेल हुए हैं। 57,000 बहुत बड़ी तादाद है। अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आप अच्छे नंबर हासिल कर सकें। वैसे तो जिस तरह से इंतजामात हैं, कॉलेजेस के जो हालात देख रहे हैं, स्कूलों के जो हालात देख रहे हैं, ये तो नताइज बनते ही बनते हैं क्योंकि तालीम किसी की तरजीहात में अब शामिल ही नहीं रही है। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं राउद शाद हुसैन साहब और इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। एक एक कमेंट रिजल्ट पे इनका ले लेते हैं, फिर कुछ सरकारी स्कूलों के निज़ाम की तब्दीली की खबर है, सेकंड खबर है, हम पहले इसको डिस्कस कर लेंगे। राव साहब, रिजल्ट के बारे में क्या कहेंगे आप? 57,000 बच्चे फेल हो गए हैं। ये कोई देखिए, नताइज के हवाले से तो हमेशा हम, अब तो जदीद दौर है, जदीद दौर में भी इस तरह के नताइज आना, सारा कुछ ज़्यादातर जो अब सूरत हाल है वो MCQs। अच्छा, 71,000 बच्चे फेल हुए हैं, मैं कम बता रही हूँ। 71,000 आप बता रही हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या किसी मुआशरे की अगर आपने एनालिसिस करना है, वहाँ पर काबिलियत का एनालिसिस करना है, तो इससे ज़्यादा आपको ये नताइज ही बता सकते हैं जो बिल्कुल सामने आज अवेज़ा होंगे रोज़े रोशन की तरह सबके रिजल्ट्स। तो पढ़ने का रुझान बड़ी बुरी तरह से मुतासिर हुआ है पिछले खास तौर पर 6 से 7 सालों में। मोबाइल फोन, टैबलेट, फिर आप ऑनलाइन उस पर आ गए तो ज़्यादा बहुत कुछ हमने ऑनलाइन किया जहां सहूलत थी। हाँ, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस सहूलत से मुस्तफीद भी हो रहे हैं, लेकिन इस सहूलत का जो मिसयूज़ है वो ज़्यादा है। इस पे मतलब सोशल मीडिया पे जब भी आप बच्चे के हाथ में मोबाइल या कोई गैजेट है तो उसका मेरे मुशाहिदे में ये बात आई है, हो सकता है कि मेरी ऑब्जर्वेशन भी गलत हो, लेकिन इसका मिसयूज़ का जो एलिमेंट है वो ज़्यादा है। हालांकि हमारे पास बैरून मुल्क की मिसालें हैं इरफान। अगर हम इसी का ही मिसयूज़ ये कह रहे हैं, अगर हम इसी को सही ट्रैक पे इस्तेमाल करें तो IT के मैदान में हमारे बच्चे कितना आगे जा सकते हैं। बच्चों के पास असल बात ये है कि हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो शुरू कर दिया, लेकिन आप देखें कि बैरून ममालिक, हम ऐसे माशरे की बात करते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत पहले से इस्तेमाल की जा रही है, हम बहुत लेट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो लोग क्यों इसको पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं कि वहाँ पे इसकी बाकायदा तरबियत दी जाती है कि आपने किस तरह सोशल मीडिया का यूज़ करना है, आपने टेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरह करना है। यहाँ पे ये बेलगाम घोड़े बन चुके हैं। हम ना सोशल मीडिया पे हमारा कंट्रोल है, ना टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा कंट्रोल है। हम जो चीज़ बाहर से आती है एज इट इज़ अपने बच्चों को दे देते हैं कि इसको यूज़ कर लो, लेकिन हम उसका यूजेज क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता कि हमने अपने बच्चे को अगर फ़ोन देना है तो उस पर हम पेरेंटल गाइड जो हैं वो सॉफ्टवेयर्स करें, हम उसकी प्राइवेसीज़ अगर उसके ऊपर एक्टिव करें ताकि बच्चे मिसयूज़ ना करें, और जिसके लिए आप उसको टैबलेट दे रहे हैं, मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, उसके ऊपर वो फोकस करे तो शायद इनमें बेहतरी आ सकती है। और रही बात ये 71,000 स्टूडेंट्स के फ़ेल होने की, इसमें अगर हमने अभी से इसके ऊपर जो टीचर्स हैं
जिन स्कूलों में, जिन कॉलेजेस में, जिन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे बच्चे जो फेल होते हैं या उनके नंबर अच्छे नहीं आते। कल उन्होंने कहा इलेक्शन पे नई असातिज़ा की ड्यूटी लगेगी, जिन स्कूलों में, जिन कॉलेजेस में असातिज़ा ही गैर हाजिर होंगे वहां पर ये बात असल सबसे बड़ी है कि आपने सरकारी स्कूलों में 1 लाख से ज़ायद टीचर्स की असामियाँ खाली हैं, उनके ऊपर आपने असामियाँ वो फिल नहीं की। फिर जो टीचर्स आप भर्ती कर रहे हैं वो ऐसे टीचर्स भर्ती कर रहे हैं जिनका ना तो एक्सपीरियंस है ना उनको ट्रेनिंग करवाई जाती है डायरेक्टली, जिसमें स्पेशलिस्ट हमारे पास नहीं है। स्पेशली हम ऐसे बच्चों को टीचर लगा लेते हैं, नौजवानों को जिन्होंने MA किया, उसके बाद मैं उस दिन जब डेकेड अगो ये 46,000 की रिक्रूटमेंट हुई थी, शहबाज शरीफ गालिबन चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त 2009 या 10 में, यानी 13 साल आपने। जुनेद ने हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया है, अपडेट एक बार फिर से वो बता रहे हैं। जी जुनेद बताइएगा, कामयाबी का तनासुब कितना रहा? ये तो हमारे पास जो अभी आपने डिटेल शेयर की हैं, 71,000 बच्चे फेल हुए हैं, डिटेल्स बताइएगा, अपीयर कितने बच्चे हुए थे इम्तिहानात में? जी ना 1,68,000 बच्चे जो है इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज में जो है वो शरीक हुए थे और नताइज का बाकायदा तौर पर ऐलान जो है वो कर दिया गया है। और इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि जो कामयाबी का तनासब है वो 57% रहा है और 71,000 के करीब जो है वो बच्चे इम्तिहान में फ़ेल हो गए हैं। और लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर भी नताइज अपलोड कर दिए गए हैं। और इस हवाले से यह भी बताता चलूँ कि जो बच्चे अपने पेपर रीचेकिंग करवाना चाहते हैं वो नताइज के 15 रोज़ के अंदर अंदर जो है वो एप्लीकेशन लाहौर बोर्ड ऑफिस में जमा करवा सकते हैं और उसके लिए फ़ीस भी जो है वो 1400 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। जो बच्चा अपना पेपर रीचेक करवाना चाहता है वो कल से ऑनलाइन भी दरख्वास्त जमा करवा सकता है और लाहौर बोर्ड के ऑफिस में आकर भी अपनी दरख्वास्त जो है वो जमा करवा सकता है कि क्योंकि कई बच्चों को जो है वो एतराज़ होता है कि उनके नंबर ठीक से नहीं लगे, ताहम वो बच्चे जो है वो अपनी दरख्वास्तें लेकर यहाँ पर बोर्ड ऑफिस में जमा करवा सकते हैं और वो पेपर रीचेकिंग के हवाले से SMS बच्चों को कर दिया जाएगा और वो SMS पर तारीख जो है वो बताई जाएगी, उस तारीख को बच्चे आएंगे और यहाँ पर आकर अपना पेपर वो देख सकेंगे। जी ठीक है जुनेद, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाते हैं अपनी खबर की तरफ। रिजल्ट आपके सामने है। स्कूल्स के दौरे कर रहे हैं निगरान वजीर आला और ख़राब कारकर्दगी वाले स्कूल NGOs के हवाले करने का फैसला किया गया है। इससे क्या बेहतरी आएगी, मैं ज़रा इस पर भी डिटेल में बात करूंगी। लेकिन CM साहब क्या कह रहे हैं कि असातिज़ा यही पढ़ाएंगे, स्कूलों की निजकारी नहीं होगी, अब कोई उस्ताद इलेक्शन ड्यूटी पर। ये वो चीज़ें हैं जिन पर अब आपको काम करने की ज़रूरत है। जब आप असातिज़ा को ड्यूटीज़ पे लगा देंगे तो वो खाक अपना काम सही तरह से कर सकेंगे। अच्छा जी, टीचर्स की क्वालिटी को मॉनिटरिंग से बेहतर बनाएंगे, यानी आप अपडेट लेते रहेंगे कि क्या क्या हो रहा है। टीचर्स को भी पता होगा कि सज़ा जज़ा है, उनसे किसी ने पूछना है, तो खुद ब खुद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। राव साहब, ये NGOs के सपोर्ट करने से क्या होगा? पहले NGOs के सपोर्ट का एक पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का एक मॉडल हमारे पास है, मुख्तलिफ स्कूल्स अडॉप्ट किए गए और उसके बाद ख़ासतौर पर देहात के केयर फाउंडेशन है गालिबन, और उनको भी स्कूल्स दिए गए। उससे NGOs तो अपना जो एक समझ लें उनका जो मोटो है कि हमने समाजी खिदमत में भी हम जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, इस तरह की वो अपना तो वो जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ा लेते हैं। लेकिन नताइज की बात, हम नताइज आपके सामने आए हैं, नताइज के हवाले से हमने क्या करना है, जिस मर्जी NGO को दे। और फिर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन वही इदारा है जो मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स में जहाँ पर मतवसत तबके के बच्चों के हवाले से जो हम देते थे वहाँ पर उनको पैसे तो दिए गए, लेकिन क्या उनसे नताइज लिए किसी ने? वही स्कूल सारे इकट्ठे होकर फिर अपने वाजबात ना मिलने की वजह से एहतजाज कर रहे होते हैं गुलबर्ग ऑफिस के बाहर। तो ये इसमें हमने ना 4-5 म्यार सेट किए हुए हैं। ये जब तक म्यार तालीम को हमने एक स्टैंडर्ड पे ना रखा, यही सूरत हाल होगी। बदकिस्मती से हमने जो प्राइवेट जो एजुकेशन माफिया है उसको हमने खुली छुट्टी दिए रखी है और अब जबकि सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार, वहाँ पर मिसिंग फैसिलिटीज नहीं है। इख्तिलाफ है इरफान, आई डोंट नो आप अग्री करते हैं या नहीं। सरकारी स्कूलों के ये हालात होंगे तो फिर सब लोगों ने प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाना है, फिर वो माफिया को खुली छुट्टी तो मिलेगी। ये कैसे गए हालात? क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना फर्ज पूरा नहीं किया। हम टैक्स देते हैं, सबसे जो पहली प्रायोरिटी है तालीम और सेहत के लिए टैक्स देते हैं, लेकिन उसके रिवार्ड में हमें मिला क्या? ना तो सेहत मिल रही है, सेहत की ना तो तिब्बी सहूलियात मिल रही हैं, ना सरकारी स्कूल्स में। सरकारी स्कूल्स आप थोड़ा सा भाई लाहौर शहर में आपको मिल जाएंगे जहाँ की दीवारें क्रैक हो चुकी हैं, छतें खराब हैं, फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर नहीं है। मैं कमिश्नर लाहौर के साथ, आमिर जान साहब कमिश्नर थे, एक ये मुस्तफाबाद के एक स्कूल में गए, गाजियाबाद के एक स्कूल में, वहां पर बिजली नहीं थी।
अंधेरे में तालिबात बैठी फिर है। आप अंदाजा करेंगे। आप क्या बात करते हैं कि एनजीओज क्या करेंगी? एनजीओज अपना जो उनका एक ऑब्जेक्टिव है उसको तो अचीव करेंगी, लेकिन हमें तो नताइज चाहिए ना, हमें तो मियारी तालीम चाहिए। ड्यूटी पे नहीं जाएंगे, मैं इलेक्शन आप की और मॉनिटरिंग इरफान होगी। भाई हमारा इंटरेस्ट जो है वो बड़े सरकारी स्कूलों पे वो नहीं बढ़ रहा, वो हमारा एतमाद नहीं बढ़ रहा उस पे। देखिए छोटी ये फर्क छोटी है। चीज़ें होती हैं जिसको अगर आप उसमें बेहतरी ले आएँ तो आप एतमाद भी बहाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्कूल की तमाम क्लासेस के अंदर आप ऑनलाइन कैमरास की इंस्टॉलेशन कर दें, या मॉनिटरिंग करेंगे ना, वही मॉनिटरिंग, वही आईपी जो कैमरे का हो वो तमाम जो क्लास के पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को दिया जाए। वही आईपी जो है आपके महकमा तालीम के पास हो, उसको पता हो कि आज यहाँ पे अथॉरिटी हमने बनाई है, अथॉरिटी हमने बनाई है, इसीलिए बनाई है कि monitoring पेरेंट्स अपनी क्लासरूम में अपने बच्चे को देख सकें कि वो पढ़ रहा है कि नहीं, वहाँ पे टीचर मौजूद है कि नहीं। यही काम अगर यही मॉनिटरिंग तमाम स्कूलों में कर ली जाए तो मैं समझता हूँ कि आपका तालीमी म्यार जो है उसमें आप बेहतरी लेके आ सकते हैं। वो भी सरकारी वो भी सरकारी स्कूलों में भेजेंगे। हमारे मसला ये है कि स्कूलों के अंदर जहाँ पे 1 लाख हमें उसातिज़ा की कमी है, वहीं पे जो उसातिज़ा हमने भर्ती किए हैं वो ड्यूटी पे नहीं आते क्योंकि उनकी तनख्वाहें हमने बहुत कम रखी हैं। फिर उसके लिए वो एक्स्ट्रा काम करते हैं। दुनिया ने जंगों में स्कूल्स की अहमियत को उजागर किया, जंगों में स्कूल बंद नहीं किए, और यहाँ पे देखें 1 लाख उसातिज़ा की किल्लत है। आप अंदाज़ा लगा लें, अपनी प्रायोरिटी को देख लें, आपकी क्या हमारी प्रायोरिटी है कि उसातिज़ा ही नहीं है। फिर उसके बाद जो उसातिज़ा हैं भी वो बेचारे निगलेक्टेड हैं, उनको ड्यूटी। आपका क्या ख्याल है उनकी सैलरीज अगर आप सैलरी इंक्रीज करें, आप जो इलेक्शन ड्यूटी की बात कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाएं तो सारी चीजें बेहतरी हों। इसलिए आती है कि उनके पास उनको इससे पैसे मिलते हैं, पेपर मार्किंग की उनको पैसे मिलते हैं, तो वो अपना सिस्टम भी उन्होंने ऑब्वियसली अपने घर का किचन भी उन्होंने कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, उनको भी बिजली के बिल उनको भी ऐसे ही आ रहे हैं जॉब के साथ जैसे सभी को आ रहे हैं। तो क्या आप इनकी अगर सैलरी के अंदर इजाफा करेंगे, हाँ। मॉनिटरिंग करेंगे, आपका उसके बाद आप इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें उसातिज़ा को। फिर मुझे खबर के वाइंड अप करना है, मुझे बता दें एक सजेशन इरफान साहब, किस तरह हालात बेहतर हो सकते हैं? निगरान गवर्नमेंट कुछ स्टेप उठा रही है। स्कूलों के हालात सिर्फ छोटी सी टेक्नोलॉजी, अगर ये कैमरा टेक्नोलॉजी इसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तमाम स्कूल की तमाम क्लासेस के अंदर, और इसकी आईपी एड्रेस पेरेंट्स को दे दिए जाए। किया था कि रिजल्ट आता था तो टीचर्स से पूछा जाता था, वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव था। उनसे पूछा जाए कि आपके स्कूल के बच्चे जो हैं वो अगर नहीं पढ़ रहे तो इसमें टीचर्स का भी उतना ही कसूर है जितना पेरेंट्स का भी है। हमारा निज़ाम बड़ा बेहतरीन हो सकता है अगर जो एलीट क्लास है, हमारी एलीट क्लास से मुराद हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसके हाथ में सारा कुछ है, वो अपने बच्चों को पॉलिटिशियंस अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में लाएं। तो इंग्लैंड में जो इनके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में हाँ, तो जाहिर है, तो इसी वजह से तो बेड़ा गर्क हुआ है। आपने उसको प्राइवेट सेक्टर इतना ग्रो कर गया है कि उनके मालकान के उठने से पहले उनके अकाउंट्स में पैसे जमा कराने के लिए लाइनें लगी होती हैं पेरेंट्स की। ना देखे पूरी दुनिया के अंदर जो पैसा, और इनसे टैक्स की बात कर रहे हैं तो ना प्राइवेट स्कूल का कोई कॉन्सेप्ट है, ना प्राइवेट कॉलेज एक जैसा हो, प्राइवेट जो है हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट है। एक स्कूल में तो वज़ीर आला पंजाब चले गए, क्या वज़ीर आला पंजाब 1 लाख स्कूलों में जा सकते हैं? ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज बनाई गई हैं, ये किस मर्ज की दुआएं? इनसे पूछे ना, इनसे पूछे। 7 मरतबा सीईओज लग चुके हैं, लेकिन क्या बेहतरी लाए हैं? मिसिंग फैसिलिटीज, पीने का पानी नहीं है, लाइट नहीं है स्कूल्स में, तो फिर किस तरह से आम आदमी अपने बच्चों को कराएगा? उसका सारा फायदा जो है वो आपको गली मोहल्ले में 3-3, 4-4 मरले में खुले हुए स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स, वो आपको नजर आएंगे हर जगह पे। ये इतने बड़े स्कूल्स हैं, अब ये पायलट स्कूल की ग्राउंड इतनी बड़ी है, यहाँ पर हर किस्म की स्पोर्ट्स के लिए ये ग्राउंड्स अवेलेबल है, और यहाँ पे होती थी। ये वाकई एक बड़ा इसका म्यार था स्कूल का, लेकिन अब असातिज़ा की तादाद, क्योंकि आपकी तरजीहात अब बदलती जा रही हैं, आपने इस तरफ ध्यान ही नहीं देना कि आपने एजुकेशन के नाम पे बजट पे पैसा तो बड़ा रखा जाता है, लेकिन खर्च कितना होता है? खर्च कितना करते हैं आप? कितने नए स्कूल बनाए हैं, कितने नए स्कूल हमने? आप मुझे बताएं कि अपने आसपास ही देख लें, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। लाहौर शहर में कितने नए स्कूल्स बने हैं? ये तो बस जी 4 कमरे बना देते हैं एग्जिस्टिंग स्कूल में, 4 क्लासरूम बना के, तो वो उसी पे सियासत हो रही है, उसी पे कली मार देते हैं, बस ऐसे ही है। लेकिन ये रिजल्ट सुन के आप यकीन माने कि अफसोस ही किया जा सकता है। अगर यही सिलसिला आगे चलता रहा तो ये जो कौम के मेहमान इन्होंने आगे चल के भाग दौड़ संभालनी है, किस तरह से सिस्टम चलेगा? बहुत बुरे हालात हैं ये तो।
हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। खबर हमारे पास है, अस्पतालों की अपग्रेडेशन पर 4 अरब रुपए लागत आएगी। इसमें कौन कौन से हॉस्पिटल शामिल हैं? सर्विसेज अस्पताल की अपग्रेडेशन का मास्टर प्लान बनाया गया है, बहुत ज़रूरी है। सर्विसेज म्यो, गंगाराम, जिन्ना हॉस्पिटल, यहाँ पर क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। अब अपग्रेडेशन में क्या चीज़ें आती हैं, मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इमारत की बेहतरी कर दें, हम वहाँ पर मशीनरी प्रोवाइड कर दें, उन मशीनरी की सही तरह से क्योंकि ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ जाहिद साहब ने हज़ारों खबरें शेयर की है, हमारा ये मशीन ख़राब पड़ी है, क्योंकि आपके पास उसके मुताबिक टेक्नीशियन नहीं होते, वो इन्वायरमेंट नहीं होता। तो होता क्या, 2 महीने 3 महीने मशीन चलती है और उसके बाद उसको लॉक करके कमरे में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वो मशीनें बाहर से आती हैं, ना तो उनको ठीक करने के लिए टेक्नीशियन होता है, ना तो यहाँ पर वो टेक्नोलॉजी होती है। इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अपग्रेडेशन में क्या ये चीज़ शामिल की जाएगी कि तमाम सहूलियात प्रोवाइड करने के बाद ये जो टीचर्स की तरह मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा कि आया डॉक्टर्स, यहाँ जो पैरामेडिक्स हैं वो वहाँ पर मुसलसल काम कर रहे हैं, नई मरीजों को सहूलतें दे रहे हैं या नहीं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे लोगों को काम करने की आदत नहीं है। आपके सामने हर रोज़ की खबर है शेख जायद हॉस्पिटल की, एहतजाज, पैरामेडिक्स काम छोड़ के बैठे हैं और वहाँ पर इलाज मुआवजा करने वाला कोई नहीं। तो ये मसाइल हल होना भी बहुत ज़रूरी है। इरफान ना, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें ना अपग्रेडेशन के हवाले से आपको एक चीज़ बताएं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम था, जिसमें वो बड़ा कहते थे कि हेल्थ कार्ड हमने जारी किए, सेहत कार्ड, इसमें 180 अरब रुपया जो प्राइवेट कंपनीज़ को जा रहा था, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जा रहा था, वो हुकूमत ने बंद किया। तो इसके ऊपर इन्होंने वावेला भी मचाया कि हेल्थ कार्ड बंद कर दिया गया। वो हेल्थ कार्ड बंद नहीं हुआ, उसके ऊपर जहाँ पे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज हो रहा है, उसके साथ साथ वो पैसों में जो 60 अरब रुपये का कट लगाया गया है, उसकी मदद से पंजाब के 11 हॉस्पिटल जो हैं इसको अपग्रेड किया जा रहा है। अपग्रेड किस तरह किया जा रहा है? अब देखिए कि पहले हम बातें सुनते थे, गवर्नमेंट आती थी कहती थी कि हम फ़लाँ जगह के ऊपर नया हॉस्पिटल बना रहे हैं, फ़लाँ जगह के ऊपर नया हॉस्पिटल बना रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास ऑन ग्राउंड हॉस्पिटल्स थे उनकी हालत ज़ार आप सबके सामने थी। जो लोग वहाँ पे विज़िट करते थे उनको पता था कि वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे मेडिसिन नहीं है, वहाँ पे इक्विपमेंट नहीं है, मशीनरी ख़राब पड़ी है, तमाम चीज़ें बुरी हालत थी। तो इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये प्लान किया गया कि हम इन हॉस्पिटल्स को ब्रांड न्यू हॉस्पिटल्स के तौर के ऊपर लेकर चलेंगे और इनको अपग्रेड करेंगे। अब म्यो हॉस्पिटल जो है, इसकी इमरजेंसी अगर आप जाके देखें, मुश्किल काम है, लेकिन इसके ऊपर टाइम लगेगा और डेडिकेशन अगर होगी आपकी, जो कि हमें इस गवर्नमेंट में नज़र आ रही है सेहत के हवाले से, कि जितने आज तक मीटिंग्स हुई सेहत के हवाले से, जितने विजिट हुए, ऐसे किसी और एजेंडे के लिए नहीं हुए, वो किसी तामीराती काम के लिए इतने विजिट नहीं किए गए, वो इतना किसी तालीमी इश्यूज़ के ऊपर नहीं किए गए, या और जो इश्यूज़ है लॉ एंड ऑर्डर, उसके लिए मीटिंग नहीं की गई जो कि हेल्थ के लिए की गई। इसमें अब जो सर्विस हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन के, जैसे आपने बात की कि उसमें अपग्रेडेशन में होगा क्या, नई बिल्डिंग्स तो जैसे बनाई जाएंगी उसको अपग्रेड किया जाएगा, जहाँ पे टूट फूट है उसका वो शिकार है उसको बेहतर किया जाएगा, नए बेड्स आ गए हैं, फिर उसके साथ साथ वहाँ पे जो असल इश्यूज़ होते हैं कि उसकी मेंटेनेंस आपने कैसे करनी है, उसके ऊपर सबसे सवालिया निशान उठता है कि आप हॉस्पिटल बना दें, उसके बाद आप देखें कि उसी हॉस्पिटल के अंदर किसी जगह पे सिगरेट के जो हैं वो टुकड़े पड़े हैं, किसी जगह पे पान की पीक्स हैं और किसी जगह के ऊपर गंद है। तो ये सारी चीज़ें, उनके टॉयलेट्स देखने वाले होते थे कि वहाँ से इतनी स्मेल आ रही होती थी कि पेशेंट जो हैं उन तक वो स्मेल पहुँच रही थी, जरासीम पहुँच रहे होते थे। उसको बेहतर करने के लिए जो आपने ठेकेदार रखे हैं उनको खींचने की ज़रूरत थी। एमएस जो आपने, जिसकी जिम्मेदारी है कि हॉस्पिटल में अगर कोई इशू होता है तो उसके लिए जितने अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ वो राब्ते में रहे और उन चीज़ों को बेहतर करने के लिए एफर्ट्स करे। तो इस पर अब इसकी अपग्रेडेशन होगी, तो ये सिस्टम इसके अंदर जो है वो रखा जा रहा है कि किसी भी अपग्रेड हॉस्पिटल के अंदर तमाम जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन होंगी, उसमें उसकी सफाई से लेके मेडिसिन में आप एक दफा बना देंगे, इसकी मेंटेनेंस फॉलो लेना। आप ये देखिए रोजाना कितनी बड़ी तादाद में मरीज आते हैं, उनके लवाहिकीन आते हैं। यही चीज़ हम कह रहे हैं कि उसकी अब जो मॉनिटरिंग ऐसे होगी कि अगर आपके पास हॉस्पिटल में पता होगा कितनी मेडिसिन पड़ी है, हॉस्पिटल में पता होगा कि पेशेंट कितने आए, हॉस्पिटल में पता होगा कि ये पेशेंट आया तो इसके बाद इसका ट्रीटमेंट किसने किया और कैसे कैसे इसका ट्रीटमेंट जो है वो आगे लेके बढ़े। कल इसी खबर के अंदर आपने एक और चीज़ देखी होगी कि हॉस्पिटल की जो लिफ्ट के साथ
सिम्स की जो लेबॉर्ट्री है इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब काफ़ी बरहम हुए कि आपने इस लेबॉर्ट्री की आपने मशीनरी तो इक्विपमेंट नया ले लिया, लेकिन लोगों का रुझान नहीं है कि यहाँ पे आप आगे टेस्ट इस्तेमाल तो करें। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं और राव साहब भी इस एक्सपेरिमेंट में हम गुजरे हैं कि हमने PIC की एक आउटसोर्स की गई है मेडिकल लैब, उससे हम प्राइवेटली जाके टेस्ट करवाते हैं अपने रूटीन में रैंडमली 2-3 माह बाद हम लोग जाके टेस्ट करवाते थे। लेकिन वहाँ पे इस कदर रश होता है क्योंकि वहाँ पे अमला बहुत कम है, अमला कम होने की वजह से रश जिसमें बुज़ुर्ग भी हैं, ख़वातीन भी हैं और बच्चे भी वहाँ पे लोग लेके आते हैं, ब्लड सैंपल लेके आते हैं, ब्लड सैंपल वहाँ पे लिया भी जाता है। लेकिन क्योंकि जो लोग वहाँ पे अमला मौजूद है, स्टाफ मौजूद है, उनकी तादाद बहुत लिमिटेड सी है, जगह भी कंट्रोल कम है, इन चीज़ों को भी ऊपर बेहतरी ला रहे हैं। इसीलिए अगर सिम्स की उन्होंने एग्जाम्पल दी कि आप लाहौर की मुख्तलिफ प्राइवेट जो लैब्स हैं वहाँ पे जाके विजिट करें तो आप देखेंगे वहाँ पे ना तो रश होगा और वहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर हमने पंजाब गवर्नमेंट ने नई इक्विपमेंट नई लैब के लिए तमाम चीज़ें लेकर दे दी हैं तो इसको रेवेन्यू भी जनरेट करना चाहिए, आवाम का अच्छा जो है नई भरोसा। लैब की जिस तरह से हम बात करें मौजूदा में अगर सहूलतें बेहतर कर दी जाए राव साहब, वो भी बहुत बड़ी एग्जैक्टली बात ये होगी। चीफ मिनिस्टर साहब की एक विजन था कि तमाम जो सरकारी अस्पताल है इनकी अपग्रेडेशन इस तरह की हो कि आपको प्राइवेट और सरकारी अस्पताल ना में जाना एटलीस्ट पड़े। फ़र्क महसूस ना हो कि आप सरकारी अस्पताल में आए या प्राइवेट हॉस्पिटल में, इस तरह का उनका एक विजन है। उसी के तहत अब ये इसको शुरू करने जा रहे हैं जिसमें इंतहाई निगहदाश्त यूनिट भी बनाया जा रहा है, ICU भी बनाया जा रहा है, फिर दफातर जो है वो बेसमेंट में जाएंगे और एमरजेंसी ब्लॉक के लिए नई लिफ्ट लगाने का भी हुक्म वज़ीर आला साहब ने सादर फरमा दिया है। 90 रोज़ का टास्क है, 90 रोज़ ना सही बेशक 120 रोज़ में बन जाए लेकिन बन जाए, बनना हो बात जाए। नहीं है राव अब साहब, 3 अगेन शिफ्टों मैं में यही कहना चाहूंगी अब बन वज़ीर आला जाएगा, साहब ने उसके बाद उसको वज़ीर आला साहब ने बेड़ा गर्क हो सबसे जाता है। ज्यादा जो जिन अस्पतालों के वो 3 से 4 बड़े अस्पताल है जिनमें म्यू हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, सर्विसेज और जिना हॉस्पिटल जिनका तवातर से दौरे किए हैं, फॉलोअप किए हैं और अपने दौरों से, लेकिन जो नताइज हैं, जो समरात हैं जिनको हम कहते हैं वो अभी तक वो सम्राट नहीं मिल सके। ना, जिस टाइम CM अब साहब उन्होंने जाते कहा हैं, कि जिन चले चीजों पैसे का की नोटिस बात है, करते हैं, वो बेहतर हो जाती अगर हैं। पैसे लगा के ठीक होता है मामला तो फिर पैसे भी अब 4 अरब रुपए इससे खतीर रकम है जो सिर्फ एक हॉस्पिटल पे खर्च होने जा रही के लिए है सिर्फ। और अच्छा, ये और 3 upgrade- शिफ्टों में काम का प्लान क्या है, जी, ये जी, मुझे जरा 3 बता दें। शिफ्टों में ऑब्वियसली अब ये एक तो तामीराती काम के हवाले से भी किया जा रहा है और 3 शिफ्टों में आई थिंक के डॉक्टर्स का तो नहीं? जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स स्टाफ है उसको भी 3 शिफ्टों में करने के हवाले से मुमकिन है कोई प्लान हो सकता है। फिलहाल खबर के मुताबिक ये है कि जो अपग्रेडेशन का काम है वो 3 शिफ्टों में होगा। 3 शिफ्टों में काम होने से एटलीस्ट जो काम की 180 रफ्तार रोज तेज में होना है काम वो 90 रोज में होगा। मगर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या जहाँ पर वजीर आला जाएंगे फिर क्या वही अस्पताल बेहतर होगा, वही सिम्स या लैब जो है आप वो लोग खुद बेहतर अपने होगी? तौर पर आज किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में सेक्रेटरीज जाकर किस विजिट मर्ज कर की लें, दवा तो है, आपको पता चल जो जाएगा क्या महकमा हालात है। सेहत है वो किस मर्ज की दवा है। महकमा सेहत का भी कोई काम है, इनका सेक्रेटेरिएट आप जाके देखें बिल्कुल आपको लगेगा जैसे कोई इनके अगर सेक्रेटेरिएट को आप जो ये हेल्थ केयर का जो सेक्रेटेरिएट है ख़ास तौर पर जो ये जो इसका सेक्रेटरीज हैं, जो इनके बाकी secretaries जो लोग इनके- हैं इनके इनके हैं। दफातर जाके देखे तो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की हम बात कर रहे हैं स्पेशली, और इनके सेक्रेटेरिएट को आप देखें लॉरेंस रोड पे तो आप दंग रह जाएंगे कि अस्पतालों को इस तरह का होना चाहिए, इस तरह जो का इन लोगों ने अस्पतालों को अपने होना दफातर चाहिए। बनाए हैं। अपने दफातर इन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट कर दिए। दौरे पे गए थे, अब चाइना का हॉस्पिटल दिखाया, सरकारी हॉस्पिटल दिखाया, रियली इम्प्रेस्ड वही कि आप- ये तो सरकारी ये हॉस्पिटल है हमारे वो यहाँ मेयार। प्राइवेट के नहीं हालात इनके दफातर को तिब्बी मराकज में तब्दील कर देना तो फिर मेरा ख्याल में इनको एहसास होगा। ये अपनी नौकरी करने आते हैं साल 6-6 महीने 1.5 साल ये सेक्रेटरीज लगते हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज लगते हैं और उसके बाद ये वहीं का वहीं इदारे में कोई बेहतरी नहीं आती। नंबर 1 तो अगर आपने पहले इनके सेक्रेटेरिएट में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, वहाँ पर कंसिस्टेंसी हो, जिसको टास्क दिया जाए। यानी अब आप CM साहब इस को मशवरा ये दे रहे हैं निगरान कि हुकूमत- हॉस्पिटल से रुख निगरान मोड़ के हुकूमत तो का थोड़ा सा tenure इन जो लोगों है, की तरफ भी आए। निगरान हुकूमत का जो टेन्योर है वो तो अब जाहिर है जो 90 रोज़ की बात हो रही है इसका मतलब है फरवरी तक होगा या अप्रैल तक मैक्सिमम चला जाएगा, इससे आगे जाएगा नहीं। तो इस दौर में अगर आपने
महकमा सेहत को ठीक करना है तो इनके सेक्रेटेरिएट में पहले जाएं, वहां पर देखें, वहां पे तो सारा कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट है, लेकिन होना तो वैसे अस्पतालों को स्टेट ऑफ द आर्ट चाहिए, लेकिन अस्पताल नहीं है, इनके दफातर है लास्ट पास, इनके दफातर आप दंग रह जाएंगे, आप कहेंगे कि ये किसी मकरूज मुल्क के सूबे का दफ्तर है ही नहीं, ये तो किसी शहाना ऑफिस है, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, ये लारंस रोड पे है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब ये है जो सीएम साहब ने इनिशिएटिव लिया, अगर इस पर काम हो जाता है, जो डेडलाइन दी है, बाकी हमारे सामने मिसालें हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि डेडलाइन पर काम तो हो जाएगा, लेकिन उसका फॉलोअप, उसको उस तरह से मेंटेन रखना, वो एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जहाँ इतने लोगों ने हर रोज जाना है, वहाँ सफाई, वहाँ लिफ्टें खराब ना हो, वहाँ पर मेडिकल टेस्टों की सहूलतें 24 आवर मिल सके, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस पर आप देखें जी किस तरह से इसको यकीनी बनाया जाएगा। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद अगली खबर, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो टैक्स कल्चर को आम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम तो टैक्स पे करते हैं, अच्छा खासा पे करते हैं, सैलरी में से अलहदा से टैक्स कट जाता है। अब रोना धोना शुरू किया तो अब एक सूट खरीदने जाएं, उसके पीछे जितना टैक्स करता है, मैं अब आपको क्या क्या, इरफान साहब आप हंसे ना, आप भी भाभी की शॉपिंग पे रोज कराते होंगे। मैं कह रहा हूँ कि खवातीन को सिर्फ सूट की फिक्र नहीं, तो वाकई ऐसे है, आप ग्रोसरी करने चले जाओ, अच्छा नहीं, ये बड़ा सीरियस इशू है हमारे मुल्क का, ये बड़ा सीरियस मसला है, और सीरियस मसला ये जो टैक्स कल्चर नहीं, मैं कहती हूँ हम ही क्यों, ये बड़े टैक्स चोरों को क्यों नहीं पकड़ता? बड़े टैक्स चोरों को कौन पकड़ेगा जब उनको आपकी बड़ी अदलिया जो है वो जब प्रोटेक्शन दे देगी, स्टे ऑर्डर देगी, और 4-4 साल स्टे का फैसला नहीं होगा। 2 करोड़ उन्होंने फर्ज करे 20 करोड़ टैक्स उनकी तरफ बनता है, तो वो 2 करोड़ का वकील करते हैं, और उसके बाद गैर मुइना मुद्दत तक वो स्टे लेते हैं। और इतना ये शर्मनाक जो अमल है ना, इसमें किसी को कोई परवाह नहीं है, मुल्क का जितना नुकसान होता है हो जाए, बस जो हमारे लोग हैं जो कि जिनका जो इस मनसब पे फाइज है, जिनका काम है फैसला करना, वो बगैर सोचे समझे स्टे ऑर्डर भी देते हैं, और फिर जो केस की बजाय फेस देखकर उसको प्रोटेक्शन भी दी जाती है। ये तल्ख हकीकत है, इसको कोई माने या ना माने, बेशक आप जो मर्जी कर लें। हम ये समझ रहे हैं कि शायद अब चूंकि जुडिशरी में भी तब्दीली आएगी, तो तब्दीली आई है तो इसके समरात नीचे तक आएंगे, लेकिन बदकिस्मती है, ऐसे ऐसे बाअसर वकील हैं कि फीस दें और वो पेश होंगे और वो एफआईआर खारिज करवाएंगे, जो एफआईआर किसी डिपार्टमेंट की तरफ से है वो खारिज करवा के निकलेंगे, वगरना सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट में कोई जज जा नहीं सकता उनकी इजाजत के बगैर। तो टैक्स कल्चर के प्रवान, जहां हम ये कहते हैं कि लोग टैक्स दें, बिल्कुल लोग तो टैक्स देते हैं, हम देते हैं ना, तनख्वाह दी, लेकिन उसमें से टैक्स चोर जो है, जो टैक्स चोर है, टैक्स कटता है, जो टैक्स चोर हैं, जो अपने वुकला को फीस देना तो मुनासिब समझते हैं करोड़ों रुपए, लेकिन खजाने में चले जाएं तो उनको पता नहीं क्या तकलीफ होती है कि खजाने में क्यों पैसे जाएं, हालांकि किसी ना किसी तरह से उसी टैक्स के वो बेनिफिशियरी भी होते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ जो स्टे ऑर्डर माफिया है, स्टे ऑर्डर देने वाला, इसमें तो अब कोई बात छुपी रही नहीं है। इसमें तो बराह रास्त आपने टैक्स के हवाले से जो केस पेंडिंग है, अगर आप एफबीआर से उनका डाटा ले लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ के जो टैक्स के मामलात हैं उन पे स्टे ऑर्डर्स हैं, और वो गैर मुइना मुद्दत तक है, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, तो फिर यही होगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर कोई आम आदमी, कोई किसी ने अपने बहन भाई को कोई तोहफा दिया है, उस पर कोई टैक्स के हवाले से कोई नहीं वो कर सका बेहतियाती में, या उससे ओवरलुक हो गया, तो उसके अकाउंट भी फ्रीज होते हैं, उसका कारोबार भी बंद होता है, उसके सारे मामलात पर कड़ी नज़र होती है। लेकिन यहाँ पर जितना बड़ा टैक्स चोर उतनी सहूलत, उतनी उसके लिए नहीं, मुझे सिर्फ अब इरफान ये बता दें कि ये जो बड़े टैक्स चोर हैं, इनके सहूलतकार भी फिर एफबीआर में क्या मौजूद है? डेफिनेटली है ना, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं कि जो चोर है उसको कोई ना कोई सिपाही जो है वो उसकी मदद कर रहा होता है, उसके बगैर वो पॉसिबल ही नहीं होता। इसी तरह अगर टैक्स चोरी कर रहा है तो टैक्स चोर बोले, टैक्स चोर बिल्कुल, टैक्स चोर को अंदर से कोई ना कोई उसको सहूलतकार उसके मौजूद हैं। अब देखें कि इतनी बड़ी आबादी वाला जो मुल्क हो और उसमें 37 लाख सिर्फ टैक्स पेयर हों, 37 लाख में से टैक्स पेयर एक्चुअल 12 लाख ही हैं, हाँ, बाकी तो
वो 6-7 हमारा जैसे सैलरीड लोग। पर्सन है और बाकी बस कोई कुछ भी नहीं देखें है उसमें। इतनी बड़ी मार्केट 25 अगर करोड़ हम अगर देखें कि बड़े बड़े आप जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे आप किसी भी दिन चले जाएं, मैं ये नहीं कह रहा आप वीकेंड पे जाएं, आप किसी ऑफ डे पे जाएं या किसी सीज़न पे जाएं, आप किसी भी दिन चले जाएं, हर रेस्टोरेंट के अंदर आपको 45 से 50 मिनट या 1 घंटे का वेटिंग टाइम दिया जाएगा कि वेट करें, आपकी बारी आएगी तो फिर आप अंदर आइएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। वेटिंग टाइम दिया जा रहा है। मॉल्स के अंदर चले जाएं, मैं थोड़े दिन पहले एम्पोरियम जाने का इत्तेफाक हुआ, आप बिलीव करें वो वर्किंग डे था और वहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं थी। उसका फूड कोर्ट जो था वो भरा हुआ था, उसका हर जो स्टॉल है उसके ऊपर लोगों का रश था, गाड़ियां पार्किंग में नीचे खड़ी करने की जगह नहीं थी, वो भरी हुई अब थी। तो डबल इनवॉइसिंग भी शुरू हो गई है। अच्छा, इसमें अब चीज क्या है की और रिम्स कि के ऊपर जो इनका ये वो सॉफ्टवेयर लोग हो हैं, ये वो लोग थे जो हम एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा मुल्क जो है गुर्बत में जो है वो डूबा हुआ है, हमारे पास बिजली के पैसे नहीं, हमारे पास खाने के पैसे नहीं, लेकिन वही टैक्स चोर जो हैं जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे अंदर 45-45 मिनट की वेटिंग करते हैं, पूरा हॉल बुक करते हैं, उन लोगों से अगर हम टैक्स निकलवाने में कामयाब हो जाएं, हमारा असल इशू ही ये है कि हमारी इकोनॉमी जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, हमारे पास जितनी हमारे पास जितना लोगों जहाँ पे कैटेगरी है नॉन फाइलर, जितने लोग हैं हमारे, अगर हम इनसे पैसा और सरकार को पता हो कि इनके घरों में कितना पैसा है, इनका बैरून मुल्क कितना पैसा है, इन लोगों ने कितना पैसा जो है ब्लैक मनी जो है वो अपनी रखी है, इसको अगर वो बाहर निकाल ले तो हम किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से देखिए मुल्क में 20 लाख दुकानें हैं, आप 20 लाख दुकानों को अगर ऐड करें तो मेरा ख्याल है कि आपको खतीर रकम मिल सकती है और टैक्स चोरों से। ये सजेशन है जी राव साहब की, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद हम आएंगे। खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही मुनफरिद अंदाज, मेरे ख्याल से किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है हमारे आज के मेहमान, जिनके मैंने गाना तो आप सुन ही चुके हैं, बड़ा ही खूबसूरत गाना जो कि नया रिलीज़ हुआ है। सो हम जावेद बशीर साहब को खुश आमदीद भी कहेंगे और इस नए सॉन्ग के लिए गुड लक भी बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त आपका ये गाना है। थैंक यू। मेरे ख्याल से गाने तो आपके हमेशा से हमने देखे बहुत ज़बरदस्त रहे, अब इस गाने में हम देख रहे हैं क्वालिटी वो तमाम मौजूद है जो एक मुकम्मल खूबसूरत गाने में होनी चाहिए। वर्ड्स अगर देख लें तो बहुत ज़बरदस्त हैं, सिंगिंग देख लें वो बहुत ज़बरदस्त है, और फिर उसके बाद जो पिक्चराइजेशन है वो भी। मुझे इसके बारे में बताइएगा किस किस का क्या क्या रोल रहा है इस गाने में। ये सबसे पहले मैं सिटी 42 के सब लोगों को मतलब अस्सलाम वालेकुम बोलता हूँ और गुड मॉर्निंग बोलता हूँ कि लोगों ने टाइम निकाला हमें देखने के लिए। ये 11 सॉन्ग जो मेरा रिलीज़ हुआ है, ये मैंने कॉकटेल के बाद तेरा नाम जब दी फिरा जो मेरा आया था बॉलीवुड में, उसके बाद ये मेरा पहला गाना है जो कि डांस सॉन्ग है। इसकी जो शायरी है वो सूफ़ी शायरी है, जिस तरह कि हर बंदे की ये जो इश्क वाले लोग होते हैं, हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है ना कि रवे सामने अखां दे मेरे यारा, नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा, तेरा हर वेले करा मैं नज़ारा, नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा। ये बड़े इश्क वाले और स्पेशली सब जॉनर के लिए है और खुशी का गाना है। बिल्कुल। और जितने मतलब यंगस्टर हैं, यूथ हैं, सब के लिए, सब जॉनर के लिए गाना है। तो इसका जो म्यूज़िक बनाया है वो कामरान अख्तर ने बनाया है, और इसको जो डायरेक्ट किया है वो सजील खान है, टैलेंटेड है, नए मतलब वीडियो डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने इसकी वीडियो बनाई है। तो जरताश एलिया ने जो मेरा मैनेजर है, ये उसका आइडिया था, ये जो मॉडल है, अच्छा, उसने ये मॉडल ढूंढी है। तो ये बड़ा मतलब इसका नाम है मायरा बंगिश, ये भी नया कमर है और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इस गाने में जो हमने बीट रखी है ये सूफ़ी शायरी है, लेकिन इसमें जो हमने बीट रखी है वो डांस है, ताकि जो लोग अपनी मतलब सेलिब्रेशन करते हैं उस पर उनको मौका मिले, एक खुश आइंद, एक मतलब एक डांस का, या मिसाल के तौर पे उसको सेलिब्रेट करने का एक सॉन्ग ऐसा होना चाहिए था जो अब के माहौल में नहीं है। आपको पता है इतनी टेंशन चल रही है, मुल्की हालात ऐसे चल रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा म्यूजिक होना चाहिए था, इसलिए मैंने रिलीज किया। अच्छे तरीके से आपने ये एफर्ट अपनी पूरी की है कि आपने प्रॉपर वाकई वो पैकेज तैयार किया है। सो मुझे बताइएगा फीडबैक कैसा आ रहा है लोगों का? अभी 2-3 दिन हुए हैं रिलीज़ हुए, बहुत अच्छा इसको इंटरनेशनली भी लोग प्रमोट कर रहे हैं। मैं भी इसको जो एक तरीक़ेकार है इंटरनेशनली मुख्तलिफ चैनल्स पे जा रहा हूँ, लोगों को सुना रहा हूँ। आप लोगों
का भी बहुत शुक्रिया, आप लोग भी बहुत मुझे मतलब इनकरेज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है और आएगा भी इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ मुझे अपनी स्टार्ट जर्नी के बारे में बताइएगा, कब से सिंगिंग स्टार्ट की, इंस्पिरेशन कौन था, किसको देखा और देख के सीखा, किस तरह से आपने ये तमाम सफ़र मुकम्मल किया? मैंने 1992 में मैंने शुरू किया था ये सफ़र म्यूज़िक का। मेरे वालिद साहब कव्वाल थे, उस्ताद बशीर अहमद खां, और 98 में वो चले जाते हैं इस दुनिया से। तो मैं पहले उनके साथ कोरस कव्वाली करते थे, तो मैं कोरस सिंगर था उनके साथ, पीछे उनके बैठता था। मेरे वालिद साहब थे, तो उनसे मैं सीखता भी था कव्वाली। तो वो जब 1998 में चले गए तो मैंने फिर अपना कैरियर स्टार्ट किया उनकी जगह पे ना। मेरी वालदा का हुक्म हुआ कि आप अब करें। उस वक्त मैं फ्रांस जा रहा था, मैं एज ए हारमोनियम बजाने के लिए किसी ग्रुप के साथ जा रहा था 1998 में। तो मेरी वालदा ने कहा कि तुम इधर बैठो अपने वालिद की सीट पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर 2003 तक मैंने उसमें बड़ी मतलब कामयाबी हासिल की। इधर उधर मैं गया, इंडिया में गया। तो फिर 2004 में मैंने मेरी एल्बम आई थी यूके से, वो मैंने खान साहब का गाना एक कवर किया था, नहीं तेरे जिया होर दिसदा, वो भी इसी काइंड का सॉन्ग था। तो लोगों ने इतना वो पसंद किया, आज तक लोग वो सुनते हैं। वो एक सिंपली रिच उस एल्बम का नाम था और ऋषि रिच की वो एल्बम थी। तो उससे मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला था। फिर उसके बाद एनीथिंग बट साइलेंट, एक बाली सागू की एल्बम आई थी, उसमें मेरे 2 गाने थे, घर आजा नहीं हो दिल लगदा, दीवाने नच दे। तो इस तरह करते करते फिर 2007 में मेरा कोक स्टूडियो आ गया। अब कोक स्टूडियो में मेरे सबसे ज़्यादा गाने हैं, मेरे 9 गाने हैं कोक स्टूडियो में। चरखा, याद, अजय लथा नहीं हो, और अम्बवा तले, चलिया, सारे मतलब काफ़ी 9 गाने हैं मेरे कोक स्टूडियो में। तो इसके बाद फिर बॉलीवुड में मैं 2012 में आ गया। उसमें मेरा पहला डेब्यू आया पिया तू काहे रूठा रे, जो कि आया था विद्या बालन पे पिक्चराइज हुआ था। वो आज तक लोग सुनते हैं। मैं आर्टिस्ट हूँ जिसने मैंने अनप्लग्ड किया है, तो मैंने उसमें अपनी गायकी के हवाले से पिया तू काहे रूठा को अनप्लग्ड किया है। तो वो मेरी गायकी को अल्लाह का बड़ा करम है कि बहुत लोग पसंद करते हैं और मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो फिर इसी तरह 2012 में 2013 में मतलब वो वंस अपॉन अ टाइम मुंबई एंड अगेन, ये तूने क्या किया, वो आज तक देख लें कितना वायरल है गाना। फिर और अंग्रेज़ बहुत वायरल है। आज इबादत बाजीराव मस्तानी में आया था मेरा, मतलब बहुत सुपर हिट गाने। अभी मेरा रिसेंटली 2 गाने आए हैं। एक ब्रिटिश सिंगर है, स्टीव मैसन है उसका नाम। तो उसमें उसकी वाइफ है, मतलब ये कश्मीरन है, तो गोरी है। तो उसने बोला कि भाई मैं तुम्हें तब आर्टिस्ट मानती हूँ कि अगर तुम जावेद बशीर के साथ गाओगे। तो वो रो रहा था जब मुझे उसने कॉल की, कहते जावेद साहब मुझे ये है कि मैं जिसको मोहब्बत करता हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ, वो चाहती है कि मैं आपके साथ गाऊँ। तो उस एल्बम में मेरे 2 गाने हैं। अभी रिसेंट वो भी रिलीज़ हुई है, नो मोर, उसमें एक गाना है, और एक है ब्रिक्सटन फिश फ्राई। तो वो भी बड़ी अच्छी एल्बम जा रही है। अभी मेरा ये गाना रिलीज़ हुआ है। यानी मतलब एक कामयाबियों की इतनी लंबी लिस्ट है। हाँ जी। हर कोई चाहता है कि हम इतना नाम कमाएं। मेहनत कितनी करनी पड़ी, मुझे ये बताएं, मुश्किलात क्या क्या फेस करनी पड़ी? क्योंकि हमें लगता है कि अच्छा कोई इतना बड़ा सिंगर है, हर जगह जाके गा रहा है, तो बस उसकी लाइफ बड़ी इजी है। आपको भी क्या कुछ मेहनत करने के लिए, ये नाम बनाने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ी? ज़ाहिर है कोई भी चीज़ आप करने जाए तो उसमें मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन मुझे स्पेशली क्योंकि जब मेरे वालिद साहब माइग्रेशन हुई थी इंडिया से, हम मुल्तान आए पहले। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुल्तान से फिर कुछ देर हम रहे, तो फिर लाहौर आ गए, क्योंकि वी वर न्यू इन लाहौर। तो लाहौर में आके मैंने जो स्ट्रगल की है वो एक, मैं कहता हूँ कि वो एक जोध है। मैं उसको जद्दोजहद तो मतलब उर्दू में लफ्ज़ है, वो मैं कह सकता हूँ, वो एक पूरा जोध है, पंजाबी का लफ्ज़ है जो कि मैंने किया है। और मैं समझता हूँ ये ऊपर वाला करवाए तो हो सकता है, क्योंकि आपके बस में कोई चीज़ नहीं। नौजवानों के लिए एक मैसेज भी है ना कि हम देख रहे हैं अब जितने हमारे पास नए गुलकार आ रहे हैं, लोग कहते हैं बस दिन रात में काम करें और हमारा एक नाम बन जाए। हाँ, सो ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो लकीली कोई ऐसा एक आधा बंदा होता है
जिसका तुक्का लग जाता है, मैं ये कहता हूँ। तो मतलब कोई किसी चीज़ की ऐसी किसी आर्टिस्ट की या किसी करैक्टर की ऐसी चीज़ आए कि वो एकदम तुक्का लग जाए और वो हिट हो जाए, नहीं तो ऐसा नहीं हो, इम्पॉसिबल है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, सिंगर के लिए बड़ा ज़रूरी होता है रियाजत करना, प्रैक्टिस करते रहना। क्या तमाम बड़े सिंगर्स भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं अपनी आवाज़ को वो तरोताज़ा रखने के लिए? जी जी जी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया आपने। आवाज़ को अच्छा रखने के लिए, सूद रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए सबसे पहले तो खाने पीने का परहेज़ करना पड़ता है। जिस तरह ठंडी बोतल किसी इवेंट से पहले तो ये सब चीज़ें, हाँ, आइसक्रीम वगैरह नहीं आप खा सकते। फिर कुछ खट्टी चीज़ें जिस तरह दही बल्ले या इस तरह की जो चीज़ें जो आवाज़ में को मतलब एकदम वो बंद कर देती हैं, उस चीज़ों से परहेज़ करना पड़ता है। स्पेशल ठंडा पानी नहीं पी सकते आप, क्योंकि उस ठंडे पानी से भी आपको इफ़ेक्ट होता है आवाज़। तो ये एक, मैं समझता हूँ एक दरवेशी है, एक पूरी एक। अच्छा, क्या ये वाकई गॉड गिफ्टेड होती है आपकी आवाज़, या फिर आप प्रैक्टिस से इसमें मजीद बेहतरी लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं होती पर उन्हें सिंगर बनने का बहुत शौक होता है। हाँ। सो मेहनत करके आप इसको ठीक कर सकते हैं? पहले तो ये होना चाहिए, ये तो बहुत मस्ट है कि भाई आपका जो नेचुरली आपके पास आवाज़ भी होनी चाहिए, सुर भी होना चाहिए और लय भी होनी चाहिए। ये दोनों असल में एक ही चीज़ है, लेकिन एक दूसरे से ये जुड़ी हुई है। जिस तरह मियाँ बीवी ये जोड़ा है, सुर और लय। जिस तरह सुर बोलते हैं इसमें सुर बोल रहा है, जिस तरह धिंग टाटा चिक ढाटा झिंग, ये लय है। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ी होती, ये बाय नेचर होती हैं, आप में या होती हैं या नहीं होती। तो उसको अगर आप में है, अगर आप उसको रिफाइन कर लेते हैं अपने रियाज के ज़रिए, अपने कह लें कि एक कमिटमेंट के ज़रिए, कमिटमेंट है ना कि मैंने करना है ये, तो फिर वो बेहतर चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। नहीं तो आप सुर ला नहीं सकते बाय नेचर, आप मतलब अगर आपके पास नहीं है तो आप यू कांट डू इट। जो नए सीखने वाले हैं, इस फील्ड में मौजूद हैं, उनको कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि ये चीज़ें कर लें आप तो आप अच्छे सिंगर बन जाएंगे? मेरी तो टिप्स यही है कि सबसे बड़ी है जो सच्चाई है, ऑनेस्टी है। क्योंकि जब इस दिल में अल्लाह होता है, हाँ, तो वो बरकत ही होगी, वो कुछ अच्छा ही होगा। सच बोलें, ईमानदार रहें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, और अल्लाह के इतने सारे अहकामात हैं, अगर आप उसमें से सारे, तो वो ऊपर वाला ही मेहरबानी रखे तो वो सारे पूरे हो सकते हैं। तो वो अगर उसमें दो चार भी आप पूरे ईमान से करते हैं ना, तो आपके सारे कामों में एक बरकत आ जाएगी और इंशाल्लाह वो होने शुरू हो जाएंगे। मेरा ईमान है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है और हो भी रहा है। और कामयाब लोगों की मिसाल भी हमारे सामने यही होती है। अच्छा जी, गाना आपका बड़ा जबरदस्त था, हमने सुन तो लिया वहाँ पर भी, लेकिन अब यहाँ पे आप मौजूद हैं तो यहाँ पर भी आप कुछ गुनगुना के सुना दे अपना नया गाना। मैं सुना देता हूँ। माइक बहुत बड़ा है। माइक मैंने कहा 4-5 प्रोग्रामों को माइक है ना, लेकिन आपके गाने इससे छोटा ही है, आपका गाना इससे भी बड़ा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, शायरी बहुत अच्छी है। जी जी जी। मुकम्मल गाने के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम इंजॉय भी कर रहे हैं, देखें बहुत ही ज़बरदस्त वर्ड्स भी हैं, वो एक गाने वाली कैफियत जो है वो पूरी हो रही है। सो एक गाने के पीछे क्या क्या चीज़ें होती हैं जिस पे आप लोग कहते हैं कि ये चीज़ें तो मस्ट होनी चाहिए इस गाने में? सुर बहुत ज़रूरी है, जो कि आज आपको पता ही है, अनफॉर्चुनेटली लोग ऑटो ट्यूनर इस्तेमाल करते हैं। उसका मतलब ये है कि वो लोग सरवाइव कर रहे हैं कि भाई हम चाहे जैसा भी गाएं उसमें ऑटो ट्यूनर लग जाएगा तो हमारी बेस्ट क्वालिटी हो जाएगी। वो भी गलत है। उसका एंड ऑफ द डे उसका रिज़ल्ट बहुत बुरा आएगा, क्योंकि जो आपकी एक्चुअली आवाज़ है वो दुनिया तक नहीं जा रही है, एक फेक आवाज़ जा रही है। और दूसरा लय होनी चाहिए। फिर आप अपने उस्ताद पकड़ें, उस्तादों से सीखें, थोड़ी मेहनत करें, क्योंकि कुरान शरीफ में अल्लाह कहते हैं मैं मेहनत किसी की ज़ाया नहीं करता। तो मेहनत करने से फल लगता है। आप ईमानदारी से अपने इस वजह से मेहनत करें कि, और एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ने की कोशिश करें कि इस दुनिया से जाना है आपने तो मैंने अच्छा इंप्रेशन छोड़ना है। दैट्स इट। सही। अब मुझे बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इसी तरह से ज़बरदस्त गाने जो हैं आपके शायकीन के लिए आते रहेंगे?
अभी मेरे बेटों का एक गाना आ रहा है, छोड़ दिया, जुनेद बशीर का और जमशेद अरे बशीर वाह, का, जबरदस्त। वो भी बहुत अच्छा सॉन्ग है। मेरे काफ़ी सॉन्ग्स आ रहे हैं, एक मेरा और अकबर अली का आ रहा है गाना, मेरे छोटे भाई का, वो भी बहुत अच्छा सॉन्ग है। वो भी, उसका नाम है वो भी अभी रिलीज़ होगा। वो भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मेरे इंशाल्लाह। हम अपने मुल्क के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क की हमें मिट्टी बहुत अच्छी लगती है, हमारे मुल्क की हमें हवा बहुत अच्छी लगती है, हमारे मुल्क के हमें लोग बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर आपका मुल्क, जब आपको फीडबैक जबरदस्त, आपको तो पजीराई भी मिली है, बहुत आपको तो ज़्यादा। रिटर्न इतना अच्छा मिला है। सो जब आप अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं तो इन दी एंड आपको अच्छा फीडबैक भी मिलता है। सो ये नाम, बड़े नाम आप ऐसे नहीं बनाए अभी आप जाते। देख लें कि शायद आप थोड़ा भूल गई हैं, सितारा इम्तियाज मुझे मिला है। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मुझे So, अनाउंस ये हुआ वही है। चीजें है ना कि आपने कुछ अच्छा किया तो आपको रिटर्न में आपका मुल्क भी पजीराई देता है। बिल्कुल। सो हम दुआ गो हैं कि इसी तरह आप कामयाबी हासिल करते रहें। मैसेज देखने वालों को क्या देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है, जो इंसान की ज़िंदगी को फ्लेक्सिबल करे, जो इंसान की ज़िंदगी में रूहानियत भरे। रूहानियत क्या होती है कि आप अपनी रूह में अल्लाह और रसूल करीम का तस्वर रखते हैं और उन्हीं के मतलब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की आप कोशिश करते हैं। तो वो रूहानियत रखें, ईमानदारी रखें, अपने मुल्क से प्यार करें, अपने लोगों से मोहब्बत करें, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो कि अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है इंसान के लिए। और बिलाशुबा आपके बहुत सारे ख़राब काम भी ठीक हो जाते हैं अगर आप अच्छे तरीके से अगर किसी से- आपने करने की ख्वाहिश की हो। हाँ बिल्कुल है ना? ऐसे, बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। Thank you. नाज़रीन, हमने एक ब्रेक लेनी है, आपको ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहेंगे। आज है जी 10 अक्टूबर और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आज मनाया जा रहा है। अल्लाह ताला ने ये जो दिमाग बनाया है, ये मेरे ख्याल से हमारी तमाम बॉडी को लेके चलता है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी जहनी सेहत अच्छी होगी तो आप तमाम चीज़ें अच्छी तरह से परफॉर्म भी कर सकेंगे, चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे आप अपने दफातर में हैं, कहीं पर भी हैं। आपका दिमाग अच्छे तरीके से वर्क कर रहा होगा तभी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वो इस वजह से कि अगर हम कहें कि अच्छा कुछ हमारा मेंटली डिसऑर्डर है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहने की वजह से इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, ज़हनी सलाहियतें दबना शुरू हो जाती हैं, कुछ लोगों की बहुत सोचने की आदत होती है। डिफरेंट ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली आपको मेंटल डिसऑर्डर की तरफ लेके जाते हैं। और हम कभी नहीं कहते कि हम किसी माहिर नफ्सियात के पास जाएं, हमें तो लगता है कि कोई हमें पागल ना कहना शुरू कर दे। सो ये ज़हनी सेहत जो है ये बहुत ज़रूरी है, हम इसको नज़रअंदाज करते हैं। हर दूसरा बंदा ये जो चिड़चिड़ा नज़र आ रहा है, हर दूसरा बंदा जो है वो परेशान नज़र आ रहा है, हर दूसरा बंदा जो है वो स्ट्रेस में नज़र आ रहा है, बच्चे बड़े, हर एज ग्रुप की मैं बात कर लूँ। सो ये चीज़ें अगर लॉन्ग टर्म चलती रहें तो वाकई आप किसी बड़ी बीमारी में भी मुब्तला हो सकते हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। लेकिन आज कुछ सिम्टम्स भी डिस्कस करेंगे, स्ट्रेस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, कुछ आपसे ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर इरम बुखारी मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे पहले बताइएगा, ये आज का दिन जो है इसको मनाने का मकसद क्या है? जी, इस तरह से है कि ज़हनी सेहत एक ऐसा मसला था जिसके साथ दो इश्यूज थे बहुत अरसे से। और एक तो उसमें था लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी आगाही नहीं थी लोगों को उसके बारे में। लोग पागल समझते हैं अगर कोई बात करे कि अच्छा जी इसको कोई जहन का मसला है, कोई दिमाग का मसला है। और एक तबका हमारे यहाँ वो भी है जो कहता है कि अच्छा जी कुछ जिन्नात वाला इशू हो सकता है। एग्जैक्टली। और ये सेकेंड रीज़न था, स्टिग्मा, यानी उसके साथ जो एक शर्मिंदगी का एहसास है कि ये आपको बीमारी के बजाय ऐप समझा जाता है। अब देखिए ना, अगर किसी को कोई चोट लगती है, फिजिकल वूंड होता है कहीं पे, और आप उसे जाके आप देखते हैं कि फिजिकल वूंड, आप फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाते हैं, ड्रेसिंग कराते हैं। जैसे हमारे फिजिकल वूंड्स होते हैं, बिल्कुल उस तरह साइकोलॉजिकल वूंड्स भी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हर्ट। जैसे हमें किसी की कोई बात बुरी लगी, बाज़ दफ़ा वो हमारे प्यारे होते हैं, बाज़ दफ़ा अजनबी लोग होते हैं, बाज़ दफ़ा नॉट सो क्लोज होते हैं, उनकी कही हुई कोई बात बुरी लगी, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ, कोई हमारा प्यारा चला जाता है, डेथ भी हो सकती है, वैसे भी जुदाई हो सकती है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि साइकोलॉजिकल वुंड्स पैदा करते हैं। और जितनी रिसर्च हो रही थी, WHO ने ही इसकी शुरुआत की थी, तो जितनी रिसर्च हो रही थी वो ये कहती थी कि फ़िज़िकल वुंड को एक्सेप्ट करना और ट्रीटमेंट लेना एक्सेप्टेबल है,
लेकिन साइकोलॉजिकल इंजरी या वूंड को जाके किसी को दिखाना अपना दिल खोल के कि देखो मैं इस बात पे परेशान हूँ, ये बाइस शर्मिंदगी है। क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट जो है, मिसकंसेप्शन मैं उसको कहूँगी, कि विल पावर आपकी होगी तो आप ठीक हो जाएंगे। अब ये जो है ना, ये एक ओल्ड माइंड सेट है। ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है। जिस तरह फिजिकल बीमारियों की रीजंस होती हैं, बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और ऑर्गेनिक इशू होता है, बिल्कुल उसी तरह साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत सारे हैं जो कि हमारे साइकोलॉजिकल वुंड्स को कॉज करते हैं। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, 2 रीजंस थे ये दिन मनाने के, अवेयरनेस एंड डीस्टिग्मेटाइजेशन, यानी उससे रिलेटेड शर्मिंदगी को कम करना। सही, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। अच्छा जी, मुझे आज के दिन सबसे बड़ा इशू जो लग रहा है जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि कोई बड़ा कोई छोटा कोई बच्चा, ये मेरे सामने जितने लोग स्टूडियो में हैं, आई मस्ट से कि ये स्ट्रेस तो लेते ही हैं। अब वो चाहे काम का है, वो चाहे घर का है, घरों के हालात इस तरह के हैं, आपकी वर्क प्लेस के लैदा इशू हैं, घरों के लैदा इशू हैं। सो आधे मरीज़ तो हम जहनी बन चुके हैं, अब हम माने या ना माने, क्योंकि स्ट्रेस हर बंदे की ज़िंदगी का मसला है। इसको कम कैसे कर सकते हैं, अपने ऊपर हावी करने से कैसे बचा सकते हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहले ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि बंदा एक है और कुछ डोमेस्टिक प्रेशर्स हैं, कुछ पर्सनालिटी के प्रेशर्स हैं, आप सेंसिटिव ज़्यादा हैं, हर चीज़ का ज़रा ज़्यादा असर लेते हैं। फिर कुछ जेनेटिक एंडाउमेंट भी होती है, यानी कि आप पैदाइशी तौर पे, मौरूसी तौर पे थोड़े से वल्नरेबल और वीक होते हैं। और इसके अलावा फिर सोशल फैक्टर्स हैं जैसे इन्फ्लेशन है वगैरह, उसके साथ जियोपॉलिटिकल मिल जाते हैं। तो आई थिंक ये सारी जो चीज़ें मिलती हैं, जब हमें ये लगने लगे कि स्ट्रेस के साथ कोप करने की एक रेजिलियंस या हमें कोपिंग एबिलिटी कुदरती तौर पे इनग्रेन्ड है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। तो जब हमें ऐसा लगे कि स्ट्रेस से हमारी कोपिंग एबिलिटीज़ कम रह गई हैं, तो हम सिम्टम्स एग्जिबिट करने शुरू हो जाते हैं। किसी की नींद उड़ जाती है, किसी की भूख उड़ जाती है, कोई थका थका रहने लगता है, कोई लड़ने लगता है, इरिटेबल रहता है, चिड़चिड़ा रहता है। तो अगर हम, ये अलार्म स्टेज होती है। स्ट्रेस की 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज इज़ एन अलार्म स्टेज, जब आप पहले की तरह फंक्शनिंग से थोड़े से कम फंक्शन कर रहे हैं। अगर हम उसी स्टेज पे अपना ख्याल रख लें, अपनी थोड़ी सी अपने अंदर झांक के देख लें कि कौन से ट्रिगर्स हमें अपसेट कर रहे हैं, और फिर उन ट्रिगर्स को अवॉइड करें। या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे मेडिटेशन या माइंडफुलनेस है, जिसमें कि आप यकसुई के साथ अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने की आदत डालते हैं। नंबर 2, आप अपनी मनफी सोचों का एक रिकॉर्ड रखते हैं। ये जो नेगेटिव थॉट और इमोशन का साइकिल है ना, यही वो वाइटल फैक्टर है जो हमें या तो बीमार कर सकता है नफ्सियाती तौर पे, और सेहतमंद भी यही करता है। एग्जैक्टली। तो अगर आप उनको मॉनिटर करना शुरू करें और नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना शुरू करें, ये सोचते हुए कि अगर किसी मेरे नियर एंड डियर वन को ये सोच आ जाए तो मैं कैसे काउंसिल करूँगी। दूसरों को काउंसिल करना बड़ा आसान है, खुद को करना मुश्किल होता है। तो अगर आप अपना खुद ख्याल रखना शुरू कर दें और सेल्फ मॉनिटरिंग। मुझे ये बता दें, हमारा नौजवान आज का इतना परेशान क्यों है? वो चाहे स्टूडेंट है, आधे लोग तो मोहब्बत में नाकामी की वजह से बेचारे अपनी पर्सनैलिटी भी खो बैठते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू हमारी सोसाइटी का है। सो आप अगर यंग एज में ही इन मसाइल का शिकार हो जाएंगे, आपकी तो पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। हमेशा आप जहनी दबाव का शिकार रहते हैं। अच्छा, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, इतने नंबर नहीं आए, मैं क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। फिर एक बड़ी चीज़ है, आप मुकाबलाबाजी में आ जाते हैं। 2 नीड्स ऐसी हैं, क्योंकि मुझे तकरीबन 35 इयर्स हो गए इन प्रैक्टिस। तो 2 नीड्स ऐसी हैं हमारी, जिनको मैं तो हमेशा अपनी ज़बान में जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ या बताती हूँ क्लाइंट्स को, तो मैं कहती हूँ 2 नीड्स जो है ना, वो हमें बीमार करती हैं। एक है डायर नीड फॉर अप्रूवल, कि जब आप कहें कि लोग मेरी वाह वाह करें, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, यू नो। और एक होती है नीड फॉर परफेक्शन, कि जो मैं करूं 10 तो कि वैसा कोई करे ही ना, जो मेरा काम हो वैसा कोई हो ही ना। अगर हम इसकी ट्रेनिंग, यानी मैं समझती हूँ कि ये मल्टी फैक्टोरियल होगा। ये सिर्फ ये नहीं है कि आज मैं कह दूं कि बस आप मस्बत सोच लें और मसला हल हो जाएगा। नहीं, ये एकदम नहीं हो सकता। इसकी ट्रेनिंग
पेरेंट्स की कुछ ट्रेनिंग टिप्स से। चाहिए मुझे इस टाइम लाइव जाने का कहा जा रहा है, इसके लिए मैं कुछ टिप्स आपसे ज़रूर पूछूंगी कि तमाम लोग अपनी ज़िंदगी में पुरसकून कैसे रह सकते हैं, स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं, कुछ टिप्स चाहिए। हमारी मेहमान डॉक्टर इरम बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कुछ टिप्स शेयर कर दीजिए कि हमारा नौजवान जो है, जो हर टाइम परेशान है, जिस तरह मैंने मेंशन किया, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जॉब होल्डर हैं, सब लोग परेशान हैं, सो हमने स्ट्रेस को कैसे कम करना है? असल में ज़िंदगी को हमने, वैसे तो इसका कोई एक रीज़न या एक टिप नहीं होगी। हर किसी की ज़िंदगी के अपने अपने मसाइल, अपने अपने कुछ जनरल जो टिप्स हैं, क्योंकि कुछ इंडिविजुअलाइज्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। जनरल अगर टिप्स हम देखें, सबसे पहली बात ये है कि हमारी जो ज़िंदगी की रेस है वो हम सब ने खुद ही इतनी मुश्किल बना दी है और उसके स्टैंडर्ड्स इतने हाई सेट कर दिए हैं कि उसमें कंपैरिजंस बहुत आ गए हैं और कंपैरिजंस बहुत नेगेटिव हैं। तो जैसे मैं भी आपको बता रही थी कि एक नीड फॉर परफेक्शन होती है कि मैं सबसे ज़बरदस्त करूं। तो आई स्टिल रिमेंबर कि 2 साल पहले एक बच्ची के ओ लेवल्स में सारे ओ स्टार्स थे, ए स्टार्स थे, सब आए 2 सब्जेक्ट्स के। तो शी सफ़र डिप्रेशन क्योंकि उन्हें लग रहा था ऑल होने चाहिए, ऑल ए स्टार्स होने चाहिए। तो एक तो ये है कि बिलीव, हैव अ फेथ इन योरसेल्फ और अपने आप को गैर मशरूत एक्सेप्टेंस दें। ये ना कहें इफ देन नहीं, कि अगर मेरे सारे ए स्टार्स आते हैं तो ही मैं वर्थवाइल हूँ, तो ही मेरी कोई अहमियत है, वरना मेरी कोई अहमियत नहीं। गैर मशरूत एक्सेप्टेंस है। नंबर 2, डेवलप अ रैपो विद योर बॉडी एंड माइंड। हम सबको पता है कि जब हम स्ट्रेस में जाते हैं, कुछ लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, ऐसा साइकिल होता है, निकल ही नहीं पाते। कुछ लोगों को गुस्सा आता है बार बार, और कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। कुछ लोगों के फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, कोई अपर शोल्डर में पेन्स, एक्स, या कोई टेंशन होती है, माइग्रेन का अटैक हो जाता है, सर दर्द हो जाती है। तो नो द इनिशियल साइंस ऑफ स्ट्रेस। आपको सबको ये पता होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस एक इंटेग्रल पार्ट है ऑफ आवर लाइफ। तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि हमारी जब बॉडी और माइंड में ये वाली चीज़ें, मैं ओवर थिंक करूँ, जब मैं सुबह सुबह उठना शुरू कर दूँ, जब मेरे दिल की धड़कन बार बार तेज़ होने लगे, तो आई एम इन स्ट्रेस। तो जब ऐसा हो कि आपको पता है कि आपके इनिशियल साइंस ऑफ स्ट्रेस क्या हैं, तो रुक जाए वहाँ। मुझे ये बता दें, ये ज़हनी सेहत सही हो अगर, तो आपकी बॉडी पे क्या असरात मुरतब होते हैं? और एक वो बंदा जो कि यहाँ से ठीक नहीं है, उसकी लाइफ किस तरह की है? और आपके पास तो दोनों तरह के लोग आते होंगे, किस तरह देखते हैं आप उनको? अगर आप उस बंदे की बात कर रहे हैं कि जो स्ट्रेस में है लेकिन अभी ज़हनी सेहत इतनी ख़राब नहीं हुई, उसकी बात बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि 2-3 पैरामीटर्स हैं। अगर स्ट्रेस में तो हम सभी होते हैं। नफ्सियात, मॉडर्न नफ्सियात ये कहती है कि कोई ऐसा बंदा नहीं है कोई ऐसा बंदा नहीं है जो स्ट्रेस में ना हो। अगर कोई बंदा स्ट्रेस में है तो जो साइन एंड सिम्टम्स डिफरेंशिएट करेंगे बीमार बंदे से और सिर्फ स्ट्रेस वाले बंदे से, वो ये होंगे कि एक तो उनके सिम्टम्स वक्ती होंगे, वो दिन रात उन पे सवार नहीं रहेंगे। नंबर 2, कि उनको उन सिम्टम्स के बारे में जो तशवीश, बेचैनी या घबराहट है, वो एक हद में रहेगी, ठीक, क्योंकि वो ट्रांजिएंट होंगे, मतलब वक्ती होंगे। और नंबर 3, कि वो उनकी पर्सनल, ऑक्यूपेशनल और एजुकेशनल लाइफ में रुकावट साबित होंगे। जब ये 3 पैरामीटर्स पूरे हों तो वो किसी बीमारी के ज़ुमरे में आएगा, और अगर ये 3 पैरामीटर्स पूरे ना होते हों तो फिर वो एक जनरल स्ट्रेस के ज़ुमरे अच्छा में जी, आएगा। एक और चीज़ है, मैं आपसे इसीलिए आज ये चीज़ें पूछ रही हूँ कि अगर ऐसा कोई सिम्टम किसी में है तो उसको जाना है माहिर नफ्सियात के पास। अब नॉर्मल चीज़ है, हर कोई कहता है मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। वो हम समझते हैं शायद वर्कलोड की वजह से, स्टूडेंट्स से ज़्यादा पढ़ लिया, घर में अगर पेरेंट्स हैं तो किसी चीज़ की टेंशन ले ली, मुसलसल अगर ये चीज़ रिपीट हो रही है तो क्या हमारी ज़हनी सेहत से कोई मसला हो सकता है? हमें जाने माहिर नफ्सियात के पास। अगर हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्या उस वजह से भी हो सकती है? राइट। तो अगर आपको लगे, मसलन आपने हेडेक की मिसाल पूछी, हेडेक आपको लग रहा है कि आपको ना फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, लेकिन वो आपको अभी रखना नहीं डाल रहे, हिंडर नहीं कर रहे आपकी डेली फंक्शनिंग में, तो आप ऐसा करें कि आप 2 हफ्ते का एक रिकॉर्ड रखना शुरू करें कि देखिए ट्रिगर जो होता है ना, हमारे पास अक्सर लोग आते हैं और कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, घर बिल्कुल ठीक है। ट्रिगर नफ्सियात, मॉडर्न नफ्सियात कहती है कि स्ट्रेसर या ट्रिगर
सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होता जो दूसरों को भी दिखे, एट टाइम्स इट्स इंटरनल। यानी आपको कोई पास्ट रिग्रेट याद आ गया, पास्ट पेनफुल मेमोरी एकदम ट्रिगर हो जाती है किसी भी चीज़ से जो इर्द गिर्द हो रही है। बाज़ दफ़ा फ्यूचर एप्रीहेंशन होती है कि उस मौके को मैं कैसे हैंडल करूँगी। तो एक चीज़ तो ये समझें कि ट्रिगर सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होगा, स्ट्रेसर इंटरनल भी होगा। दूसरी बात ये है कि जब कोई शख्स ये महसूस करे कि मैं स्ट्रेस में आ रहा हूँ, तो वो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करे 2 दिन का, 3 दिन का, ताकि उसे पता चले कि उसमें डेट होगी पहला कॉलम, सेकंड कॉलम उसमें ट्रिगर होगा इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, और उसके बाद के क्या सिम्टम्स आए और कितनी देर तक रहें। सही। अगर वो हिंडर नहीं कर रहा तो फिर बाज़ दफ़ा कुछ टिप्स ऐसी हैं, जैसे वो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वो तो सारी यूट्यूब पे भी पड़ी बिल्कुल हुई है। ऐसे ही। लेकिन अगर उससे मसला हल ना हो तो माहिर नफ्सियात तो हर जगह मौजूद हाँ वो तो है जी। फिर आपको लाजमी जाना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई ये ना कह दे कि अच्छा जी ये तो बंदा ज़हनी बीमार है, ये तो बंदा पागल है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कभी ज़रूरत नहीं महसूस करते। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि मॉडर्न नफ्सियात अब ये कहती है कि पेन तो ज़िंदगी का हिस्सा है, दर्द तो होगा, कभी हमारी मर्जी की चीज़ें होंगी, कभी नहीं भी ये तो आपकी होंगी, ज़िंदगी लेकिन का है। सफरिंग जिसे हम अजियत या मुसीबत कहते हैं वो ऑप्शनल है। और सफरिंग की जो डेफिनेशन है ना वो है पेन प्लस नॉन एक्सेप्टेंस। जब पेन जो कि इंटेग्रल पार्ट है, दर्द तो होता है, हर एक को होता हर है, एक जैसे आपने अभी शुरू किया कि स्ट्रेस होता है, जब हम पेन को कबूल नहीं कर पाते तो हम मुसीबत और अजियत में चले जाते हैं। बस उससे बचें, अपने साथ दोस्ताना रवैया रखें और अपने आप से कम ज़रूर सच बोलें। हाँ ये बहुत अच्छी चीज़, क्योंकि आप अपने आप से सच बोलेंगे, आपको अपनी खामियां भी नज़र आएंगी और आपकी क्वालिटीज़ भी नज़र आएंगी, उसके मुताबिक आप अच्छा कम अज़ कम बनने की कोशिश कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक के बाद हम आपको जो है साथ लिए। वेलकम बैक। आज के भाव में रेट लिस्ट हमें सब्जियों की बताएंगे रुमेल, ओवर टू यू। बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुतादिद सब्जियों की कीमतों में कमी वाक़या हुई है, जबकि कई सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। सब्जियों की कीमतों में कमी का जो समरात हैं वो शहरियों तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि शहर भर में सब्जियों की ज़ायद नरखों में फ़रोख्त जारी है और ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद करवाने में। और बाज़ार ऐसा लग रहा है जैसे ज़िला इंतज़ामिया की तरजीहात में ही शामिल नहीं है सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद करवाना। कीमतों की अगर बात करें तो आलू जो दर्जा अव्वल है उसका सरकारी नर्ख आज 82 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है, जबकि दर्जा अव्वल आलू शहर में 100 से 120 रुपये किलो के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दर्जा दोम आलू की जो कीमत है वो 75 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि दर्जा दोम आलू 90 से 100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज दर्जा अव्वल का सरकारी नर्ख आज 100 रुपये निकाला गया है और ये बाज़ार में 120 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जा दोम प्याज जो है वो 90 रुपये की बजाय 100 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर जो है उसका आज जो दर्जा अव्वल टमाटर का जो सरकारी नर्ख है फ़ी किलो वो 110 रुपये मुकर्रर है, जबकि ये 140 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि दर्जा दोम टमाटर जो है वो 100 की बजाय 120 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन देसी की अगर बात की जाए तो देसी लहसुन जो है उसका सरकारी नर्ख आज 10 रुपये इजाफे के बाद 290 रुपये। बहुत शुक्रिया, आपने सब्जियों की कीमतें बताई। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।